हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले एक चैप्टर में भारत, रशिया और यूएसए के बारे में कुछ बताया था। तो मैं आज आपको सबसे पहले भारत, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, आज का भारत जिसको बोलते हैं, ये जैसे मोदी जी के शब्दों में बोले कि ये नया भारत है। तो ये नया भारत है क्या, आपको मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरी कही हुई कोई भी जो बात होगी, 1% मेरी बात होगी, बाकी न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स होंगे या किसी विचारक या बुद्धिजीवी की किताब के कुछ शब्द होंगे। मैं इसमें अपना विचार बहुत मिनिमम रखना चाहूँगा ताकि किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी ना हो। कुछ टीचर्स होंगे जो पढ़ाते होंगे, कुछ बुद्धिजीवी होंगे जो पेपर्स में एडिटोरियल लिखते होंगे, या कुछ किताबें होंगी जहां से मैंने पढ़ा होगा। इसमें मेरे जो विचार हैं वो ना के बराबर रहेंगे। ठीक है, मैं आज एक डेट मान लेता हूं कि आज डेट है 15 अगस्त 1947। आज डेट है 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हो चुका है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और होम मिनिस्टर बने हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सॉरी, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, और होम मिनिस्टर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो एक यथार्थवादी थे। आदर्शवादी और यथार्थवादी में क्या अंतर होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। आदर्शवादी का मतलब होता है अपने आदर्शों पर अडिग रहने वाला, किसी भी परिस्थिति में अपने आदर्शों से समझौता ना करने वाला। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं और आप एक सत्यवादी हैं। सत्यवादी मतलब किसी भी परिस्थिति में केवल सत्य का पालन करेंगे। आप दरवाजे पे दस्तक पाते हैं कि किसी ने दरवाजा खटखटाया है, और दरवाजा खोलते हैं तो एक बंदा लहूलुहान आपके घर में घुस आता है और अब बोलता है कि पीछे कोई बंदा मुझे मारना चाहता है। तो एक आदर्शवादी व्यक्ति क्या सोचेगा कि मुझे इसका सपोर्ट करना है, इसकी जान बचानी है। वो उस बंदे को छुपा देगा और जो बंदा पीछे आ रहा है उससे बोल देगा कि वो बंदा नहीं है। एक आदर्शवादी व्यक्ति यही करेगा। आदर्शों का मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति में सत्य का पालन करना। तो क्या आदर्शवादी व्यक्ति ऐसा करेगा? नहीं। आदर्शवादी व्यक्ति उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो सामने वाले से बोलेगा, हाँ ये बंदा बेड के नीचे छुपा है। वो अपने सत्य का पालन करेगा और उस बंदे को मरवा देगा। तो क्या ये उचित है? लेकिन उसके आदर्शों के अनुसार ये उचित है। लेकिन एक यथार्थवादी व्यक्ति क्या करेगा? वो तार्किक होगा। वो देखेगा कि मुझे सपोर्ट किसको करना है। अब मान लीजिए कि आपके दरवाजे पर जो दस्तक बंदे ने दी है वो ओसामा बिन लादेन है। अब ओसामा बिन लादेन अगर आपको आपके दरवाजे पे दस्तक देगा और पीछे जॉर्ज बुश या कमांडोज पड़े होंगे, तो क्या करेगा आप जैसा बंदा या यथार्थवादी व्यक्ति? वो सीधे बता देगा कि हाँ वो बंदा नीचे छुपा है, उसे मार दो। लेकिन अगर उसी जगह जो बंदा दस्तक दे रहा है वो महात्मा गांधी है और पीछे एडोल्फ हिटलर बंदूक लेके खड़ा है, तो क्या करेगा? वो सीधे बोल देगा कि नहीं, अंदर कोई नहीं है। मतलब एक यथार्थवादी व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखकर, उसके गुणों को देखकर समाज के प्रति उसका क्या योगदान है, या भविष्य में ये समाज को कितना ज्यादा उचित अनुचित लाभ प्रदान कर सकता है, इसको देख के डिसीजन लेता है। अपने कॉमन इंटरेस्ट, मतलब समाज के हित के लिए, अपने हित के लिए और नैतिक हितों के मद्देनजर ही डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन पंडित नेहरू क्या थे? एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। वो एक आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिणामों को देखा था। तो वो चाहते थे कि दुनिया एक ऐसे पीसफुल एरिया में रहे, एक पीसफुल समय में रहे, शांति के समय में रहे, जहां पर सभी को समान अधिकार या सभी को सुरक्षा प्रदान की जा सके। 15 अगस्त 1947 के समय, 1947 के उस दौर में 50s में पूरी दुनिया दो गुटों में बंटती चली जा रही थी। अब भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरफ चला गया, नाम की तरफ, वो किसी गुट में शामिल नहीं हुआ। इसका मेन जो कारण था कि दुनिया को एक सेफ पैसेज
मिला कि वो किसी भी गुट में नहीं है, कलेक्टिव सिक्योरिटी के फंक्शन से या एग्रीमेंट के फंक्शन से दूर है। इसका भारत को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। 1947 में जब पाकिस्तान से वॉर हुई तो भारत को सपोर्ट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि भारत पाकिस्तान की तरह यूके के पक्ष में नहीं था, यूएसए के पक्ष में नहीं था, यूएसएसआर के पक्ष में नहीं था। तब भी भारत की मदद के लिए एक राष्ट्र सामने आया था जिसका नाम था इजराइल। इजराइल ने 1947 की वॉर में भारत की मदद करी। अब उसके बाद पंडित नेहरू ने गोवा को आजाद करवाने के लिए बहुत ज्यादा बात करी, एग्रीमेंट करने की कोशिश करी, समझौते करने की कोशिश करी, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तो गोवा को सैनिक कार्यवाही के नाम पर भारत में मिला लिया गया। अब सैनिक कार्यवाही के नाम पे मिला लिया गया, लेकिन ये तो नाम का सीधे सीधे वायलेशन था। अब नाम का वायलेशन है, इसका मतलब भारत ने आक्रमण किया है। अब भारत ने आक्रमण किया है तो पुर्तगालियों के हाथ में था, और पुर्तगाल उस समय नाटो का सदस्य था। अमेरिका ने उठा के भारत पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अटैक करने का प्रोविजन बना दिया। अब क्या बोलते उसको, प्रस्ताव पारित किया, लेकिन रशिया ने वीटो कर दिया। रशिया ने अनकंडीशनल सपोर्ट किया भारत को। अब भारत को सपोर्ट कर दिया तो वीटो कैंसिल हो गया और भारत बच गया। अभी भी हम नाम की पॉलिसी अपना रहे थे। देखते ही देखते अब जब नाम की पॉलिसी अपनाते हैं तो हम सबके मन में कंफ्यूजन पैदा करते हुए चलते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है कि हम ना इसके साथ है, हम ना उसके साथ है, हम दोनों यही सोचते हैं कि ये बंदा किसी के साथ भी जा सकता है, तो दोनों सपोर्ट करने से डरते हैं। यही हुआ 1962 की वॉर में। 1962 की वॉर में भारत को मदद की जरूरत थी। अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया। अमेरिका ने युद्ध में सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उस समय ऑलरेडी अमेरिका इन्वॉल्व था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में। तो अब उस समय ना रशिया सपोर्ट कर पाया, ना इंडिया को यूएसए सपोर्ट कर पाया। अब यूएसए भी सपोर्ट नहीं कर पाया। वहां भी नाम की पॉलिसी ने भारत को बहुत ज्यादा नुकसान दिया। अब चाइना से भारत वॉर हार गया। अब इसी को देखते देखते क्या बोलते हैं, पाकिस्तान को लगा कि हम भी चाइना की तरह इंडिया को हरा सकते हैं। पाकिस्तान ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इस बार जो नीति थी बदल चुकी थी। नाम की पॉलिसी पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी। अब भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री एक तार्किक व्यक्ति थे, यथार्थवादी व्यक्ति थे, और वो मॉडर्न सिनेरियो को पहचानते थे। लाल बहादुर शास्त्री ही भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत को नाम की पॉलिसी और गुट निरपेक्ष की पॉलिसी के चक्रव्यूह से बाहर निकाला था। लाल बहादुर शास्त्री सीधे रशिया गए और उन्होंने सीधे एग्रीमेंट करने साइन कर दिए। बाहर से टेक्नोलॉजी लानी स्टार्ट कर दी, स्ट्रेटेजी बनानी स्टार्ट कर दी, कैसे भारत को मिलिट्री पावर बनाया जाएगा। मिलिट्री पावर बनाना इसलिए जरूरी होता है, इफ यू वांट पीस देन एंगेज इन वॉर और इन्वॉल्व इन वॉर या प्रिपेयर फॉर वॉर। यदि आप युद्ध के लिए तैयार नहीं है तो यकीनन मारे जाएंगे। यदि आप तैयार नहीं है तो यकीनन पड़ोसी आपके घर में कूदेगा। यदि आप लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं तो यकीनन आपके घर में डकैती होगी, चोरी होगी, आपके घर का सामान चोरी होगा। लेकिन शास्त्री जी इसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर थे। उन्होंने हथियार रशिया से मंगाने स्टार्ट कर दिए। उस समय भी एक भारत के पास जिन था, जिन इन द सेंस जब आप किसी चिराग को रगड़ते हैं तो जिन प्रकट होता है। तो ये जो जिन की भूमिका में दो राष्ट्र थे, एक फ्रांस और एक इजराइल। जब भी भारत को किसी मदद की जरूरत पड़ती थी ये दोनों जिन की तरह बाहर आते थे और हथियार प्रोवाइड करते थे। 1965 की वॉर में पाकिस्तान बुरी तरीके से पराजित हुआ और एग्रीमेंट साइन हुआ। उस समय सबसे ज्यादा कमी खली थी भारत को रॉ की, मतलब एक ऐसी खुफिया एजेंसी जिसके पास ये इंफॉर्मेशन हो कि कोई देश किसी देश की आंतरिक नीतियों, उसके रिसोर्सेज के बारे में बता सके। रॉ का गठन नहीं हुआ था और जब भारत से पाकिस्तान हारा उस समय भारत के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि पाकिस्तान के पास गोला बारूद और हथियार खत्म हो चुके हैं। अगर भारत और थोड़ा सा युद्ध करता तो हो सकता है आज पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा होता। 65 की वॉर हार चुके हैं। भारत की जो पॉलिसी थी, नेशनल पॉलिसी, वो धीरे धीरे चेंज होने लगी और यूएसए पूरी तरीके से भारत के अगेंस्ट में चला गया। 71 आया
बांग्लादेश क्राइसिस स्टार्ट हो चुके थे, हमारी मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी पूरे यूरोप का दौरा किया और पूरे यूरोप को समझाने की कोशिश करी कि बांग्लादेश में किस तरह से जनसंहार नरसंहार हो रहा है और हमारे देश में रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है, हमारे पास ऑलरेडी खाने के लिए नहीं था। लेकिन यूएसए ने या यूरोपियन कंट्रीज ने बिल्कुल भी भारत को सपोर्ट नहीं किया। अब मैडम इंदिरा गांधी पूरे यूरोप का दौरा कर चुकी थी। अब वहां से हारने के बाद वो गई रशिया से सपोर्ट मिला और रशिया फिर से बजरंगबली की तरह भारत को सपोर्ट करने 1971 में आ गया। अब पूरी दुनिया को लगने लगा कि भारत कम्युनिस्ट स्टेट बन जाएगा, रशिया की गोद में जाके बैठ जाएगा। और बांग्लादेश वॉर के बाद 1975 में इमरजेंसी लगी, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट सेक्युलर शब्दों को इंट्रोड्यूस कराया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से ऐसा लगने लगा था कि रशिया की तरफ जा रहा है। जैसा कि आप पुरानी फिल्मों में अगर आप देखेंगे तो उसमें रूस का बहुत ज्यादा वर्णन है। जैसे मेरा नाम जोकर एक फिल्म है और भी कई फिल्में हैं धर्मेंद्र की जिसमें रशिया से बहुत ज्यादा संबंध दिखाए गए हैं या बताए गए हैं। रशियन लड़कियां यहाँ आती थी और आप ये समझिए ये जो फिल्में होती हैं, फिल्में असल जिंदगी का आईना होती हैं। अब जैसे 1950s में क्या था, 1960s में क्या था, देश में भुखमरी थी तो जो फिल्में बनती थी वो किसानों पर बनती थी। 1950s में एक आजादी का महोत्सव टाइप चलता था। तो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, किशोर कुमार नहीं, राजकुमार, क्रांति फिल्म में पुरानी में वो हीरो हैं, मुझे उनका नाम ही नहीं याद आ रहा। वो मतलब देशभक्ति, मतलब भारत माता या मतलब उनके अंदर पूरा पश्चिम या उत्तर दक्षिण नहीं, पूरा पश्चिम फिल्म में मनोज कुमार जी हीरो थे। तो अगर आप उनकी फिल्में देखेंगे तो वो उस समय की फिल्में हैं जब भारत में आजादी का एक महोत्सव बनाया जा रहा था, गुलामी के पीरियड से बाहर आने का। तो अगर उनकी फिल्मों को देखेंगे तो उस समय के भारत में जो फीलिंग्स थी वो दिखाया गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारत उस चीज से निकल चुका था, गरीबी की उसमें था। तो भारत में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किसान मोटिवेटेड या किसान रिप्रेजेंटेटिव मूवीज बनने लगी। उसके बाद 1971 वॉर आई, 62 वॉर आई, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए 62 वॉर की ललकार, हकीकत जैसी फिल्में आई धर्मेंद्र की। और मतलब कि जो फिल्में होती है वो असल जिंदगी का आईना होती है। उसी तरह ये जो दौर था 71 से 80 या 91 तक का, इसमें रशिया को इतना ज्यादा मतलब दिखाया गया कि रशिया और हिंदुस्तान आपस में भाई भाई के तरीके दिखाए जाते थे। वही दौर आज यूएसए और कनाडा का दिखाया जाता है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज का दिखाया जाता है। तो अब 71 में भारत यूएसएसआर की तरफ पूरी तरीके से झुक गया। अब क्या हुआ, जब आप एक पक्ष में पूरी तरीके से झुकते हैं तो दूसरे पक्ष से पूरी तरीके से कट जाते हैं। अब यूएसए ने पूरी तरीके से सोच लिया कि भारत कभी भी यूएसएसआर की तरफ जा सकता है। लेकिन हमारी मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी बहुत ज्यादा ही दूरदर्शी थी, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक थी। उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि कभी भी किसी भी एक ही दुकान से सारा सामान नहीं खरीदना चाहिए। आप जैसे मान लीजिए कि आप किसी छज्जू हलवाई की दुकान से ही समोसे खरीदते हैं और आपको उसी की दुकान के समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। आप कभी किसी दूसरी दुकान से खरीदते नहीं, चाहे कुछ भी हो, सारा टेंडर, घर में शादी हो, ब्याह हो, बारात हो, कुछ भी हो, मंगनी हो, चाहे श्राद्ध हो, सब कुछ छज्जू हलवाई ही बनाता है। तो बाकी जो बाजार के दूसरे हलवाई होंगे वो आपसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन यही बात मैडम इंदिरा गांधी समझ गई थी। उन्होंने यूएसए का दौरा किया और यूएसए का दौरा करके उस समय के प्राइम प्रेसिडेंट से वो मिली, मैं नाम भूल गया, प्रेसिडेंट से मिली और उन्होंने एक ही बात करी। एक ही बात क्या करी, उन्होंने बोला कि हमें कुछ ऐसी चीज ढूंढनी चाहिए जिसपे भारत और यूएसए एक दूसरे के साथ एग्री हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सड़क बनाना हो, चाहे वो लड्डू बनाना हो, चाहे एक दूसरे को किसी भी चीज पर सपोर्ट करना हो। मतलब एक छोटी से छोटी चीज, मतलब दो लोग एक दूसरे के उनका
उनका मानना ये था कि दो लोग एक दूसरे के इंटरनेशनल लेवल पर कभी भी दोस्त नहीं होते हैं और कभी भी दुश्मन नहीं होते हैं। वो उनके बीच में एक इंटरेस्ट रहता है। जैसा कि अभी आपने एक पिक्चर देखी होगी स्कैम 99, शायद हर्षद मेहता जी की थी। उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो वो बोलता है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इंटरेस्ट। अब दो लोगों के बीच में अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, एक दूसरे से इंटरेस्ट नहीं होगा, एक दूसरे से कुछ लेना नहीं चाहते होंगे, वो कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं बनेंगे। मैडम इंदिरा गांधी ने इसी चीज को पकड़ लिया था और भारत और यूएसए के बीच में एक इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करी। 1980 से 1990 के बीच में ये 10 साल में एक कॉमन ग्राउंड डेवलप करने की कोशिश की गई। कॉमनहुड, ब्रदरहुड, या जिसको अपन लोकल लेवल पर राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है कि जब एक क्षेत्र के हित दूसरे क्षेत्र के हितों से जुड़ जाते हैं तो उनमें एक भ्रातृत्व की भावना का जन्म होता है। वो ये दो राष्ट्रों के बीच में होता है कि मतलब एक को सामान बेचना है, दूसरे को सामान खरीदना है। दोनों के में इंटरेस्ट क्या है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट। एक को अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं, एक को अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं, दूसरे को अपने इंपोर्ट। तो एक को अपने देश में सप्लाई रेगुलेट करनी है। तो दोनों के बीच में धीरे 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 संबंध डेवलप हुए और ये ही ब्रह्मास्त्र का काम किया। अगर मैडम इंदिरा गांधी ने 1990s में या 80 से 90 के बीच में ये विचार नहीं लाया होता कि हमको कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा, हमको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, तो आज भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती। क्यों? 1992 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो मतलब भारत, अगर मान लीजिए, मतलब अगर आप छज्जू हलवाई की दुकान से ही सारा सामान खरीदते हैं और छज्जू हलवाई ही आपका सर्वा है और वो दुकान बेचकर भाग जाए, तो आप सामान कहां से खरीदेंगे? पूरी मार्केट तो आपको मतलब देती ही नहीं है सामान। वो बोलते हैं कि तुम तो छज्जू हलवाई के ही भक्त बने हो, अब क्यों दे सामान आपको? अगर 200 रुपए का सामान छज्जू हलवाई से खरीद रहे हैं तो आपको 10 रुपए का लक्स का कोई साबुन 10 रुपए का या कोई शैम्पू आपको किसी दुकान से खरीदना पड़ेगा ताकि आप बोल पाए कि नहीं तुम्हारी दुकान से भी लिया था। आप अगर 100 समोसे छज्जू हलवाई की दुकान से खरीद रहे हैं तो आपको कचौड़ी किसी और दुकान से खरीदनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आपको केवल एक ही को राजा बनाना है। अगर मैडम इंदिरा गांधी ने ये ना किया होता तो 1992 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद हमारी सारी सप्लाई रुक जाती, हम पूरी तरीके से असहाय हो जाते। अब क्या, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, भारत को अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ी, दूसरे दो देश यहाँ आने लगे। अब दूसरे देश यहाँ आने लगे, अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, सप्लाई बढ़ गई और नए नए प्रोडक्ट आने लगे, उत्पादकता मतलब कंपटीशन बढ़ गया तो लोगों को सहूलियत मिलने लगी, इकोनॉमी तेज बढ़ने लगी। और ये सारी पूरी देन थी पीवी नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी। उस समय शायद आरबीआई गवर्नर थे या फाइनेंस मिनिस्टर थे, और पीवी नरसिम्हा राव जी, इन्होंने इकोनॉमी को खोला और भारत का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ये ही मेन टर्निंग पॉइंट था। अगर इस जगह पर मैडम इंदिरा गांधी जी ने, मैं इसीलिए इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि इंटरनेशनल लेवल पर कभी भी कोई भी आपका देश दुश्मन नहीं होता है, कभी भी कोई भी आपका देश दोस्त नहीं होता है। जैसे कुछ लोग अभी भी पाकिस्तान को दुश्मन देश बोलते हैं, भारत अभी भी पाकिस्तान को दुश्मन देश नहीं बोलता है। केवल हमारे कॉमन इंटरेस्ट आपस में नहीं मिल रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान टेररिस्ट यहाँ भेजता है और इसलिए भारत उससे बातचीत बंद कर रखी है। जब तक टेररिज्म पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान को दिया गया पैसा टेररिस्ट फंडिंग के लिए इस्तेमाल होता रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉमन ग्राउंड बनना असंभव है। अभी हमारे बहुत सारे लीडर्स ने कॉमन ग्राउंड बनाने की कोशिश करी। अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए, प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान गए, मनमोहन सिंह जी ने बहुत कोशिश करी, नरसिम्हा राव जी ने बहुत कोशिश करी, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं सबने एक कॉमन ग्राउंड बनाने की कोशिश करी है। लेकिन वहां का जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो ही पूरा कंट्रोल करता है पूरा देश। वहां की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके पास इतनी पावर नहीं है और भारत केवल सिविलियन गवर्नमेंट्स के साथ ही डील करता है, मिलिट्री के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं करता है। तो
यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे जैसे पूरी दुनिया भारत में आने लगी और भारत को सामान देने लगी, इंडस्ट्री सेटअप करने लगी, कैपिटल इन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया भारत में, भारत तरक्की होने लगी। तभी देखिए आज, अगर जैसा कि आपने देखा होगा 2020 में भारत और चाइना के बीच में वॉर टाइप रिलेशन रहे या इंगेजमेंट रहा वॉर टाइप पाकिस्तान के साथ 2019 में रहा, तो पूरी दुनिया कैसे सपोर्ट कर रही थी कि हम भारत के साथ खड़े, हम भारत के साथ खड़े। अगर चाइना से वॉर होती है तो सरहद पे हम भी अपने सैनिक भेजने को तैयार हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी देंगे। कुछ भी होता है तो हर देश खुल के सपोर्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि उनको मार्केट चाहिए, उनको चाहिए भारत से, भारत भी उनसे कुछ हथियार खरीदे। आप ये समझिए, इजराइल एक ऐसा देश है जिसका कभी भी भारत ने खुले तौर पर समर्थन नहीं किया है, लेकिन अब वो चीजें बदलने लगी हैं। क्यों? भारत की इंटरनेशनल पॉलिसी में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। इस क्षण के बाद भारत को समझ में आ गया है कि एक ही दुकान से सारे समोसे नहीं खरीद रहे हैं। अगर समोसे कहीं से खरीद रहे हैं तो कचौड़ी कहीं और से खरीदनी है, बिस्कुट का पैकेट कहीं और से खरीदना है और पर्दे कहीं और से खरीद रहे हैं। अगर आप एक ही शॉपिंग मॉल मल्टीप्लेक्स से सारा सामान खरीदेंगे और लोकल मार्केट आपकी खत्म हो जाएगी, आपका हाट खत्म हो जाएगा, बाजार खत्म हो जाएगी लोकल। तो जिस दिन वो शॉपिंग मॉल बंद हुआ, जिस दिन वो मल्टीप्लेक्स बंद हुआ, आप भूखे मरेंगे। ये ही मैडम इंदिरा गांधी को पता था कि एक ही दुकान से सारा सामान नहीं खरीदना है। तो तभी आज आप इस लेवल पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे विदेश जाते हैं और उनका स्वागत होता है, वो कैसे लोगों से मिलते हैं गले मिलकर। कभी यही यूरोपियन मुल्क थे जो भारत को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन आज कैसे मोदी जी के पीछे पीछे घूमते हैं कि मोदी जी कुछ एग्रीमेंट कर लीजिए, कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लीजिए, 1-to-1 पार्टनरशिप कर लीजिए, बायलैटरल रिलेशनशिप हो जाए। चलिए आइए एक ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, I2U2 बना लेते हैं, आइए आसियान बना लेते हैं, आइए सार्क में इंट्रोड्यूस सॉरी ज्यादा इमोशनल हो गया। सार्क में ज्वाइन करा देते हैं, आइए इस्लामिक कॉपरेशन बना लेते हैं। इवन आप ये मानिए, मोदी जी जैसा जो सनातनी या हिंदू जो अपनी जो विचारधारा को बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होने देते, उसको कट्टर मुस्लिम देश भी सपोर्ट करते हैं और अपने देश में बुलाते हैं। आज सऊदी में जो मंदिर बना है वो इसलिए नहीं बना है कि मतलब उनको हिंदुओं से प्यार है, नहीं, उनको ये समझ में आ गया है कि आने वाले निकट भविष्य में हो सकता है जो ये फ्यूल है, ऑयल है, ये खत्म हो जाए, इसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, कुछ दूसरे भी मतलब चीजें आ जाए, नेचुरल एनर्जी हो जाए, ग्रीन एनर्जी हो जाए या दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, तो इससे उनकी इकोनॉमिक डिसबैलेंस हो जाएगी। तो उन्होंने क्या सोचा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करी ताकि भारत से लोग वहां दर्शन करने जाए, उस मंदिर को देखने जाए, कैसे एक मुस्लिम राष्ट्र में एक हिंदू मंदिर बना है। ये सारी स्ट्रेटेजी होती है। ऐसा नहीं है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है तो वो मंदिर नहीं बनाएंगे क्योंकि वो मुस्लिम राष्ट्र है। उन्होंने ऐसा नहीं देखा मुस्लिम राष्ट्र, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने केवल पैसा देखा और इंटरेस्ट देखा, कैसे भारत से अपने जो रिलेशन है वो अच्छे बनाए जा सकते हैं। तो आज ये है नया हिंदुस्तान। हम जो नया हिंदुस्तान बोलते हैं वो ये है कि हम कहां से स्टार्ट हुए थे और कहां आके रुके हैं, कि पूरी दुनिया आज भारत को एक पीस मेकर के रूप में देखती है कि कहीं भी युद्ध रुकवाना होता है, शांति समझौता करवाना होता है, तो भारत उस शांति समझौते में एक किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है। भारत के पास वो प्रिंसिपल है, वो विजन्स हैं जहां पर वो अपना मतलब शांति का पक्ष रख सकता है। थैंक यू वेरी मच।